प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल रियल स्टडी पॉइंट में। बच्चों आज हम लोग अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचना सीखेंगे कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें किस प्रकार से किरण आरेख खींचा जाता है। देखिए 6 स्थितियां होती हैं मुख्य रूप से खींचने के लिए। उन 6 स्थितियों को समझेंगे, CFP क्या होता है ये समझेंगे और किस किस प्रकार से किरणों को खींचा जा सकता है ये समझने का प्रयास करेंगे अभी हम लोग। देखिए क्या होता है, कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक है, कोई भी लेंस हो या दर्पण हो, स्थिति तीनों इन सब में एक ही होती है। वो स्थिति ये होती है कि इन्हीं 3 प्रकार से उसमें किरण आरेख खींचा जा सकता है। जब भी आपको मान लीजिए ये कोई दर्पण है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, तो इसका जब भी मान लीजिए इस तीर का जब भी आपको बनाना होगा प्रतिबिंब, तो आप यहाँ से 2 किरण आरेख खींचेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा किरण आरेख खींचेंगे वही जानना है हम लोग को, ठीक। तो आइए पता करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी किरण चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, जब इस मुख्य अक्ष के ये जो देख रहे हैं, ये आप जानते होंगे ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये है आपका मुख्य अक्ष। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी रेखाएं आएंगी या जितने भी किरण आएगी, वो यहाँ से टकराने के बाद मुख्य फोकस से, जब इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समान ये किरण आएगी, तो इससे दर्पण से या लेंस से टकराने के बाद वो पुनः मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। अगला है, इधर देखिए, यदि कोई भी किरण मुख्य फोकस से गुजर होकर आती है और दर्पण से टकराती है, कोई भी किरण हो, मुख्य फोकस से होकर आए और दर्पण से टकराए, तो वह जब परावर्तित होगी तो वो मुख्य अक्ष के एकदम समांतर रूप में पुनः परावर्तित होगी। टकराने के बाद से फिर से रिटर्न जाएगी, ये इसके समांतर ही जाएगी, ये जो किरण है इसके समांतर ही जाएगी। ठीक यही क्रम है, तो बस उल्टा कर दिया है उसी का। आगे देखिए क्या होता है, कोई भी किरण जो है वो आएगा जब वक्रता केंद्र से होकर, सी मतलब वक्रता केंद्र, यहाँ पे लिखा गया है, एफ माने मुख्य फोकस, पी माने ध्रुव, तो सी जो है वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र से कोई भी किरण आती है तो यहाँ से टकराती है और पुनः इसी मार्ग पर वापस चली जाती है। तो आप लोग देखेंगे इस पे आते हुए का चिन्ह भी बना है, आ भी रही है किरण, और जाते हुए भी चिन्ह बना है कि किरण यहीं से यही इसी मार्ग से जा भी रही है। तो जब भी कोई भी प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं या कोई भी रेखा चित्र बनाते हैं, तो इन्हीं 3 रेखाओं का ध्यान में रखते रखते हुए हम लोग ये बनाते हैं। देखिए वक्रता के अंदर क्या होता है, जैसे ये हम बनाए हैं दर्पण, ये किसी ना किसी गोले का भाग हो। मान लीजिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक दर्पण है कि नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दर्पण है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये पोल है यानी कि ध्रुव है, ठीक। तो ये जो गोला है, इसी गोले का तो ये आधा भाग है या आधा से थोड़ा सा कम भाग यहाँ पे ले लिए हैं, गोले का ही तो भाग है। तो ये जिस गोले का भाग होती है, ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या की आधी दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं, और यहाँ पे पोल होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किरण हम लोग खींच सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अभी हम लोग आरेख खींचना शुरू करेंगे। देखिए एक बार इस पे देख लीजिए कहाँ कहाँ खींचेंगे आरेख। ये सी है, तो एक बार तो अनंत से आएगा, मतलब पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, एक बार अनंत से पर रखी हुई है वस्तु। दूसरी बार वस्तु हम लोग रखते हैं सी से परे, यानी कि सी से पहले यहाँ कहीं रखेंगे। तीसरी बार रखेंगे सी पर, ठीक। और चौथी बार रखेंगे एफ और सी के मध्य रखेंगे, ठीक। पांचवी बार हम लोग एफ पर रखेंगे और छठवीं बार पी और एफ के बीच रखेंगे। इन 6 स्थितियों में बिंबों को यानी कि वस्तुओं को रखकर आरेख खींचने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कहाँ इनका प्रतिबिंब बन रहा है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो है, पहला हम लोग रखेंगे अनंत, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर देखेंगे आप लोग यहां से, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आ रही है किरण,
अनंत से आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, बहुत अनंत से आ रही है। अनंत का मतलब ये होता है उसका निश्चित नहीं होता कि कहाँ से वो आ रही है, ठीक। लेकिन वो जो आती है किरण वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। और सॉरी माफ कीजिएगा ये आगे बढ़ गया। तो जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है किरणें वो टकराने के बाद से पुनः मुख्य फोकस से होकर निर्गत हो जाती हैं, मतलब निकल जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है ये किरण आई और यहाँ से टकराने के बाद से पुनः इधर परावर्तित हो गई। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। ये अवतल दर्पण है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अत्यंत सूक्ष्म बनता है और मुख्य फोकस पर बनता है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको किनारे करते हैं। अगला देखिए, अगली बार हम बताए थे कहाँ रखेंगे, सी से परे रखेंगे। तो सी से परे यानी कि सी से पहले तो हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, पेज पे ही होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो रेखा कैसे खींच सकते हैं, रेखा या तो समानांतर आएगी, ठीक, यहाँ से रेखा समानांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी यहाँ से, और टकराने के बाद से पुनः मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये आपकी रेखा आई और यहाँ से टकराने के बाद से मुख्य फोकस से होकर चली गई, ठीक। दूसरी रेखा आप चाहे तो यहाँ से वक्रता केंद्र से ला देंगे, इधर ला देंगे यहाँ से वक्रता केंद्र से, तो इसी मार्ग से आएगी, इसी मार्ग से चली जाएगी। या आप चाहें तो मुख्य फोकस से लाएं, मुख्य फोकस से लाएंगे तो टकराने के बाद से पुनः यहाँ से इधर चली जाएगी। तो देखिए ये हम लोग यहाँ पे मुख्य फोकस से फिर से खींच रहे हैं, मुख्य फोकस वाला इस चित्र में खींच रहे हैं, अगले चित्र में हम लोग मुख्य फोकस के बाहर से खींचेंगे, ठीक है, मतलब वक्रता केंद्र से खींचने का प्रयास करेंगे ताकि वो भी आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये रहा, ऐसे आएगी किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो दर्पण से टकराने के वास्ते मुख्य फोकस से होकर जाएगी ऐसे, ठीक है। और जो मुख्य फोकस से होकर आएगी वो टकराने के बाद से मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाएगी। और जहाँ पे ये दोनों बिंदु इसके यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी, यहाँ पे बनेगा आपका प्रतिबिंब, यहाँ पे उल्टा बनेगा। तो जब सी जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, बिंब जो है वो सी से परे होता है और तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जो बनता है सी और एफ के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये नोट कर लीजिएगा। अगला जो है, अगला जो है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये परफेक्ट बना पाना बड़ा कठिनाई का काम होता है। लगातार 3 या 4 बार प्रयास करने के बाद खुद मैंने बनाया है ये, तो इसलिए ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने पहले बना दिया। तो जब एक तो सी से परे था, अब सी पर रखे, तो जब सी पर यहाँ से ये है, यहाँ से इधर ये बिंब है, मतलब वस्तु है। तो जब सी से परे वस्तु को रखते हैं या तो उसका प्रतिबिंब यहाँ सी और एफ के बीच में बनता है, और जब सी पर वस्तु को रखते हैं तो सी पर ही नीचे की तरफ उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ये जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बराबर ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और ये रेखाएं हैं, यहाँ पे देखिए ये मुख्य अक्ष से आई है रेखा, फिर इधर जा रही है, ये समांतर अक्ष के समानांतर आई है, और फिर यहाँ से मुख्य अक्ष से होते हुए जा रही है, यहाँ ये जहाँ पे काट रही है वहां पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे उल्टा बना है प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर बना है और वास्तविक बना है, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आइए अगली स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। अगली जो स्थिति है उसमें अभी हम लोग कहाँ रखे थे, यहाँ सी पर रखे थे, अभी हम लोग सी और एफ के बीच में बिंब को रखेंगे। बिंब जब भी मैं बोलूँ तो आप लोग वस्तु समझिए, बिंब का मतलब वस्तु से है। ये आपका वस्तु है, इस तीर का हम लोग को प्रतिबिंब बनाना है। तो जो रेखा आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आई और टकराने के बाद से कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। देखिए ये ऐसे चली गई। देखिए किसी भी
तीर को आप देख रहे हैं हम बनाने के लिए दो रेखाएं खींचते हैं, तो ये वास्तविकता है, दो ही रेखाओं की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो तीनों में से किसी भी दो रेखा का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे, इससे भी खींचा जा सकता है लाइन, ठीक है। तो ये दो बिंदु होते हैं, या एक बिंदु इससे मिलना चाहिए और एक बिंदु इससे मिलना चाहिए, तो इस प्रकार से ये खींचा जा सकता है, ठीक है। ये इस प्रकार से खींचा जा सकता है, ये इस प्रकार से हुआ। और इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे आके ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, ये आपका प्रतिबिंब बना है, ठीक है। ये रेखाएं गई यहाँ से टकराने के बाद से मुख्य फोकस से होकर लौट गई, और जो क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से होकर रेखा गई यहाँ। लेकिन वक्रता केंद्र से कोई भी रेखा जाए, उसकी शर्त ये है कि इस वस्तु को भी एक बार छू के जाए, ठीक है। वस्तु से ही तो आ रही है किरण, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो जब यहाँ से छूकर ये इधर आई, ये इधर आई, ठीक, और ये इधर टकराने के बाद से इधर गई, तो मतलब यहाँ से जा रही है, ये इधर टकराया और फिर इधर आया, ठीक है। तो जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा और सी से परे होगा। तो जब सी और एफ के बीच में, यानी कि वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु होती है, तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सी से परे बनता है, यानी कि सी से पहले बनता है। और बिंब से, यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होता है, वास्तविक होता है, उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगला देखते हैं। अगला जो है, अभी हम लोग वस्तु को रखेंगे एफ पर। अभी हम लोग सी और एफ के बीच रखे थे, अभी हम लोग वस्तु को एफ पर रखेंगे। तो आइए वस्तु को एफ पर रख के देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ये एफ है, एफ मतलब मुख्य फोकस है, और यहाँ पे हम लोग वस्तु को रखें, ये आपका वस्तु है। अब देखिए क्या होगा स्थिति। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण, ठीक है, वो इसमें वस्तु से, सॉरी, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण, वो दर्पण से टकराने के बाद से पुनः मुख्य फोकस से होकर वापस चली जाएगी इधर, इस प्रकार से ये वापस चली गई, ठीक। अगला जो है वो हम लोग पढ़े थे, ये मुख्य अक्ष से होकर, सॉरी, वक्रता केंद्र से होकर जा सकती है। तो ये वक्रता केंद्र से जब जाएगी, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ये प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इसको इसको कहते हैं, ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा वस्तु से, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बस इतना ही इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। इसके बारे में यदि चाहे तो और भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को इतना ही जाना है, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु जो होता है वो एफ पर होता है, यानी कि मुख्य फोकस पर होता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पर बनता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला यानी कि जो हमारा अंतिम डायग्राम है। अंतिम स्थिति में जो वस्तु होता है वो सी और एफ के बीच होता है। कहाँ होता है? सी और एफ के बीच होता है। ये देखिए, माफ कीजिएगा, सी और एफ बोल दिया मैंने, एफ और पी के बीच में होता है, ठीक है। मतलब मुख्य फोकस और ध्रुवों के बीच ये वस्तु होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा किरण। पहला जो किरण होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा यहाँ पे, ठीक। और पुनः यहाँ से टकराने के बाद से क्या होगा, ये मुख्य फोकस से होके वापस चला जाए। तो ये मुख्य फोकस से होकर वापस चला गया। ध्यान देंगे इसको, यहाँ पीछे की तरफ भी ऐसे दूर दूर करके ऐसे खींच लेंगे बाहर की तरफ, ठीक। फिर उसके बाद से आप लोग जानते हैं कि एक ऐसे खींच सकते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र से होता हुआ भी एक हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग वक्रता केंद्र से होता हुआ रेखा खींच लेंगे, ये ऐसे मिला, और ये यहाँ हम लोग लाके इधर मिला देंगे। ये चाहे तो पूरा भी खींच सकते हैं, देखिए। तो ये आके यहाँ पे मिला,
तो जो इसमें इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका यहाँ दर्पण के पीछे बनेगा। लास्ट वाली स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब बिंब जो है या वस्तु जो है एफ और पी के बीच में होता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है, इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये स्थिति होती है, और ये वस्तु से बड़ा बनता है, पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग लगातार ऐसे मिलते रहेंगे और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का हम प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।